नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी सन 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे। यानी जो परीक्षा 27 नवंबर सन 2016 में हुई थी तथा बाद में उसको आयोग ने निरस्त कर दिया था, उसी पेपर के फर्स्ट पेपर समान अध्ययन को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। तो समान अध्ययन में 140 क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें से सबसे अधिक सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 25 क्वेश्चन आए हुए थे तथा उसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं से 17 तथा उत्तर प्रदेश विशेष से 16 क्वेश्चन एवं विश्व एवं भारत के भूगोल से 19 क्वेश्चन आए थे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, कर्नाट बंट रोग है। तो कर्नाट बंट रोग का संबंध जो है गेहूं फसल से है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। तो इसका उत्तर देखते हैं। कर्नाट बंट एक फफूंद जनित रोग है जो गेहूं की फसल को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है नत्रजन, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है बोरान। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं नत्रजन का संबंध जो है वृद्धि एवं विकास से होता है। पौधे की वृद्धि एवं विकास के लिए नत्रजन बहुत ही आवश्यक तत्व है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ऑप्शन बी है फास्फोरस, फास्फोरस का संबंध यहाँ पर जड़ एवं विकास के लिए बताया गया है, तो ऑप्शन बी भी यहाँ पर सही है। और ऑप्शन सी यहाँ पर पोटेशियम दिया गया है। पोटेशियम जो है स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का नियंत्रण जो है पोटेशियम से पौधे में आता है, पोटेशियम तत्व से। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही है। और यहाँ पर ऑप्शन डी बोरान दिया गया है, तो बोरान से पौधे में रोग प्रतिरोधकता क्षमता बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर बोरान भी सही है। तो इस प्रकार इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, चारों ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है। तो इसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में दिया गया है कि उपर्युक्त प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही हैं। पौधे के विकास के लिए 16 आवश्यक पोषक तत्वों में नत्रजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा बोरान महत्वपूर्ण हैं। नत्रजन की कमी से पौधे की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। पौधे फास्फोरस को प्रायः फास्फेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं, यह जड़ों के विकास के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा बोरान एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, यह पौधों में रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाता है। इसकी कमी से पौधे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं पौधे में, जैसे सेब में आंतरिक कार्क, चुकंदर में हार्ट रॉट रोग आदि रोग हो जाते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। यहाँ पर भी सुमेलित करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है थर्मो रेसिस्टर, इसका संबंध बताया गया है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो ये ऑप्शन सही है। थर्मो रेसिस्टर का संबंध इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से होता है। ऑप्शन बी दिया गया है संधारित्र, संधारित्र का संबंध थर्मामीटर से नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसका संबंध दिखाया गया है दृष्टकारी से, तो ऑप्शन सी भी गलत है, इसका संबंध दृष्टकारी से नहीं होता है। तथा ऑप्शन डी दिया गया है जंक्शन डायोड, तो जंक्शन डायोड को दिखाया गया है आवर्धक, तो इसका भी संबंध आवर्धक से नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए थर्मो रेसिस्टर, यानी थर्मो रेसिस्टर का संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर से होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसका आंसर देखते हैं। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति कार्य करता है। यह उपकरण तापमान में परिवर्तन के साथ अपने प्रतिरोध को बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन जो है स्ट्रेटलाइट होता है, तो स्ट्रेटलाइट जो है समताप मंडल का सबसे ऊपरी बैंड होता है, यह ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया है समताप मंडल का सबसे निचला बैंड है। ऑप्शन सी है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत है। और ऑप्शन डी है शनि का प्राकृतिक उपग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित पोत है। इसका आंसर देखते हैं। स्ट्रेट लाइट अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायु पोत है जो विभिन्न प्रकार के बेतार संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य
करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन जो है, नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दूसरा है, साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। और तीसरा है, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। तो इनमें से दिया गया है कि कौन सही है। ऑप्शन ए है, केवल ए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी दिया गया है, केवल फर्स्ट और सेकंड सही है। ऑप्शन सी दिया गया है, केवल सेकंड और थर्ड सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर है नाब ऑप्शन सी, यानी केवल सेकंड और थर्ड जो है, यहाँ पर केवल सेकंड और थर्ड जो है सही है। साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। तो जर्मेनियम जो है ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। यहाँ पर आप आंसर देखते हैं, यानी आंसर भी यहाँ पर सही है। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे अर्धचालक पदार्थ हैं जिनके सहयोग से ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। अर्धचालक तत्वों की विद्युत चालकता सामान्य ताप पर चालक एवं विद्युत रोधी पदार्थों के मध्य होती है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर जर्मेनियम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। इसका कारण दिया गया है, कारण आर है, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। अब नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए, यानी इस दोनों पर कथन पर विचार करिए और ये बताइए कि इसमें जो दिया गया ऑप्शन इसमें कौन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर सही आंसर जो है ऑप्शन ए है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। इसका हम लोग आंसर देखते हैं। उत्तर में दिया गया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है क्योंकि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। कथन एवं कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया। पहला है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है मिथनॉल, ऑप्शन सी है यूरिया और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक एसिड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्लिसरॉल जो है सही है। ग्लिसरॉल का उपयोग जो है विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन सी लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई के निर्माण में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, 100 प्रतिरक्षित रोग का संबंध जो है संधिवात संधि शोध से है। ऑप्शन सी है, अनुवांशिक रोग जो है क्षय रोग होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, पामा रोग जो है चिड़चिड़ापन से होता है या चिड़चिड़ापन जो है पामा रोग होता है। ऑप्शन डी दिया गया है, मानसिक रोग जो है वो मनोविदिलता कहलाता है या मनोविदिलता से कहलाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी अनुवांशिक रोग जो है क्षय रोग नहीं कहलाता है, ये सही सुलेमित नहीं है। क्षय रोग मतलब टीबी होता है और अनुवांशिक रोग जो है टीबी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, इसका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी का हम देखेंगे, क्षय रोग अनुवांशिक रोग नहीं है बल्कि यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होने वाला संक्रमण रोग है। इसे क्षयमा या तपेदिक के नाम से भी जाना जाता है। इसी को हम लोग टीबी रोग भी कहते हैं।
नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप हैं। फिर से क्वेश्चन दोहराता हूँ, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं, रूपांतरित रूप है। यानी यहाँ पर ऑप्शन डी जो है जंभिका दंत के विषदंत उसके कौन हैं, जंभिका दंत के जो है सिर्फ विषदंत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है केवल नर रक्त चूसते हैं, मतलब नर मच्छर ही चूसते हैं। ऑप्शन बी है केवल मादा रक्त चूसती है। ऑप्शन सी है मादा पौधों पर रस चूसती है। ऑप्शन 4 है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। डैने मतलब डंक, जिससे वो अंदर छेदता है। और यहाँ पर ऑप्शन 5 है नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं। ये चार जो पांचों दिया गया है ये हमको विचार करने के लिए दिया गया है। अब इसके बारे में यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है कि केवल 2 और 4 सही है। ऑप्शन बी है केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी है केवल 3 और 5 सही है। ऑप्शन डी है केवल 2 और 5 सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है केवल 2 और 5 सही है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कोशिकाओं पक्षियों का रुधिर चूसते हैं। नर मच्छर अपना पोषक फल एवं फूलों के रस से करते हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट यहाँ पर है, सूची सेकंड यहाँ पर है, इसको हमको मिलाना है। तो इसका सही ऑप्शन ए है हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो है ये जो है कैल्शियम फास्फेट से संबंधित है, यानी ऑप्शन 4 से संबंधित है। ऑप्शन ए का सही आंसर है ऑप्शन 4। सिरका में उपस्थित अम्ल क्या होता है? तो सिरका में उपस्थित अम्ल जो है एसिटिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन बी का जो सही आंसर है वो यहाँ पर तीसरा जो है सही सुमेलित है। ऑप्शन सी दिया गया है दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो दूध का खट्टा होना लैक्टिक एसिड के कारण होता है, इसलिए जो है यहाँ सी का सुमेलित जो है फर्स्ट होगा। और फिर दिया गया है ऑप्शन डी में फलों का पकना, यह फल किससे हम पका सकते हैं? तो फल जो है एथिलीन से पका सकते हैं, इसलिए डी का जो सही सुलेमित होगा वो ऑप्शन 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन ये है कि कसकुटा अमरबेल परजीवी अमृत बीजी का एक उदाहरण है, और कारण आर दिया गया है कि यह पौषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। ये 2 कूट दिए गए हैं। अब इन्हीं पर हमें यहाँ पर ऑप्शन सही चुनना है कि इन दोनों में कथन में क्या सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए गलत है किंतु आर सही है। और ऑप्शन डी दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। तो यहाँ पर आंसर डी ए सही है किंतु आर गलत है, आंसर डी सही है। तो इसका हम लोग उत्तर की व्याख्या देखेंगे। कुसकुटा यानी अमरबेल परजीवी अमृत बीजी का एक उदाहरण है क्योंकि यह पौधे की पत्तियों से नहीं बल्कि तनों से अपना पोषण प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट ये है और सूची सेकंड ये है, इन्हीं को हमें सुलेमित करना है। पहला ऑप्शन ए दिया गया है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये जो संस्थान है यहाँ पर नागपुर में है, यानी इसका जो सही सुमेलित होगा दूसरा सही सुमेलित, ए का दूसरा होगा। ऑप्शन भी दिया गया है कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है?
तो ये जो है मैसूर में है, यानी यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है इसका सही सुमेलित होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है शिमला में स्थित है, यानी ऑप्शन सी का यहाँ पर तीसरा सही आंसर शिमला होगा। और ऑप्शन डी दिया गया है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है राजा मुंदरी में स्थापित है, यानी यहाँ पर सूची फर्स्ट का डी का जो सही सुमेलित होगा वो सूची सेकंड के फर्स्ट से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है घटपरली जो है सही सुमेलित नहीं है। घटपरली परजीवी अमृत बीजी नहीं होता है। इसके उत्तर का व्याख्या देखते हैं। घटपरली पौधा परजीवी नहीं स्वपोषी होता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यह कीटों को अपना शिकार बनाता है। यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन तैयार करता है। घटपरली के पुष्प एक लिंगी नियमित और निपल रहित होते हैं। नर पुष्प से परिपुष्प दो दो करके 2 कतारों में लगे होते हैं। स्त्री पुष्प में जायांग, उत्तरीय, चतुमदरीय और 4 स्त्री केसर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17वां क्वेश्चन है जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। विटामिन डी का संबंध वर्णंधता से नहीं होता है। इसके उत्तर का हम लोग व्याख्या देखते हैं। वर्णांधता एक आनुवांशिक बीमारी है, जबकि विटामिन डी की कमी से बच्चों में सूखा रोग, जिसे हम लोग रिकेटस कहते हैं, हो जाता है तथा बड़ों में ऑस्टियोमेलिशिया नामक रोग हो जाता है। किसके कारण? विटामिन बी के, अगर मनुष्य में विटामिन बी की कमी हो, डी की कमी हो जाए तो सूखा रोग बच्चों में तथा बड़ों में ऑस्टियोमेलिशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यह मानव शरीर के कैल्शियम के संचय को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड फ्लू का कारक है। तो H5N1 जो है वर्ल्ड फ्लू का कारक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड फ्लू का कारक वायरस RNA प्राकृतिक का वायरस है। यह एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग मतलब छुआछूत की बीमारी है और मुख्यतः पक्षियों को प्रभावित करता है। यह इतना संक्रामक होता है कि यदि मनुष्य इस पक्षियों के संपर्क में आता है तो वह भी प्रभावित हो जाता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राधा कमल मुखर्जी का सही सुमेलित नहीं है। राधा कमल मुखर्जी का संबंध अवध इन रिवॉल्ट 1857-1858 से नहीं है। इसकी हम लोग सही व्याख्या देखते हैं। अवध इन रिवोल्ट 1857-1858 पुस्तक के लेखक जो है रुद्रांगशु मुखर्जी हैं। 20वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1973 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं ऑप्शन में से हमको विचार करना है कि किस प्रांत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। यहाँ पर ऑप्शन ए है मध्य प्रांत, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है बंगाल और ऑप्शन 4 है पंजाब। तो यहाँ पर फिर 4 कूट दिया गया है और हमको बताना है इसमें से कौन सही है। फर्स्ट और ऑप्शन ए दिया गया है फर्स्ट और सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन सी है सेकंड और थर्ड और ऑप्शन डी है फर्स्ट और फोर्थ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है थर्ड और फोर्थ में यानी बंगाल और पंजाब प्रांत में जो है कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था, यानी कांग्रेस की यहाँ पर सरकार नहीं बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष जो है 1925 में
विट्ठल भाई पटेल थे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट है बंग भाषा प्रकाशिका संबंध, ऑप्शन बी है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, ऑप्शन थर्ड है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ऑप्शन फोर है इंडियन लीग। यहाँ पर यह दिया गया है कि इनका काला अनुक्रम कौन है, पहले किस सभा का गठन किया गया था। इन संस्थाओं की स्थापना वर्ष के सही काला अनुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनिए। तो जो है यहाँ पर ऑप्शन ए यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सही है। पहले जो है बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन हुआ, फिर लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन हुआ, फिर जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन हुआ, फिर जो है लास्ट में इंडियन लीग का हुआ। यहाँ पर हम इसकी उत्तर के व्याख्या देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन 1836 में हुआ, लैंड होल्डर्स सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन 1843 में हुआ और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुआ। यानी यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन ऑप्शन में ऑप्शन सी सही है। सामान्य लोगों की संस्कृत परिपाटी जो है लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है। क्वेश्चन 24वां हम लोग देखते हैं। ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद जो है स्रोतों का संकलन है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ऋग्वेद स्रोतों का संकलन है। ऋग्वेद में कुल 1028 मंत्र हैं जो 10 मंडलों में विभक्त हैं। इसमें प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। 10वें मंडल में ही पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्रह्मा के मुख से, ब्राह्मण भुजाओं से, क्षत्रिय जांघों से, वैश्य तथा पैर से शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। किसमें? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? यहाँ पर हमें क्रम दिखाना है, तो यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी में पहले जो है उत्तर, सबसे उत्तर में एंजटेक है, फिर माया सभ्यता है, फिर मुइस्का सभ्यता है, फिर इंका सभ्यता है। ये किधर से किधर है? ये उत्तर से दक्षिण की तरफ ये सब हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है एंजटेक, माया, मुइस्का, इंका। इसमें एंजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिण भाग में है। मुइस्का सभ्यता दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में है तथा इंका सभ्यता दक्षिण अमेरिका में क्यूटो से लेकर सेंटियागो तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? मतलब कौन एका ब्राह्मण था? तो यहाँ पर ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए ये शब्द कहा गया है। सातवाहक शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को बलश्री के नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है, जिसका उल्लेख तात्पर्य है ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? तो जो है ग्वालियर का तेली मंदिर का शिखर जो है द्रविड़ शैली में बना हुआ है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, जबकि नक्काशियाँ एवं मूर्तियाँ नागर शैली की हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28वां क्वेश्चन, जो कि है बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? मतलब बुद्ध जी किसको अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म में सम्मिलित किए थे? तो सुभद्र को जो है अंतिम समय में बौद्ध में रूपांतरित किए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। आनंद गौतम बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। उसकी प्रार्थना पर ही वैशाली में महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों के लिए संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशस्ति वाले
स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख या लेख मिलता है? तो जहांगीर का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। कर्निंघम के मतानुसार इस लेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद अकबर द्वारा ले आया गया था। इस पर जहांगीर के लेख के अतिरिक्त रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामालों के संग भेद रोकने के निर्देश भी लिखे गए हैं या खुदे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रो को सही सुमेलित कीजिए, यानी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सही सुमेलित करना है। सॉरी, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो है यहाँ पर कुषाण का संबंध जो है स्वर्ण एवं ताम्र से दिखाया गया है, जबकि यह क्वेश्चन सही है, यानी यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी है गुप्त का संबंध स्वर्ण एवं रजत से था। ऑप्शन सी यहाँ पर सातवाहन दिया गया है। सातवाहनों का संबंध जो है स्वर्ण से नहीं था, बल्कि उनका संबंध चांदी, तांबा, सीसा व प्रोटीन के सिक्के से था, यानी यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। सातवाहनों का संबंध स्वर्ण से नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो कछवाहा जो है सर्वप्रथम अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। आमेर का शासक राजपूत भारमल अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत शासक था। यह कछवाहा वंश से संबंधित था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो दिल्ली जो है इल्तुतमिश के समय जो है उसकी राजधानी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद 1210 में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली को रूपांतरित कर दिया था या स्थानांतरित कर दिया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो जयचंद जो है मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया जाता है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन ए हुमायूं है, ऑप्शन बी औरंगजेब है, ऑप्शन सी जहांदार शाह है और ऑप्शन डी जहांगीर है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जहांगीर सही है। जहांगीर का मकबरा भारत के बाहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला यहाँ ऑप्शन फर्स्ट सूची का है। हॉकिंस सूची सेकंड में दिया गया है कब आया था? तो हॉकिंस जो है हॉकिंस 1608 और 1611 ईस्वी में आया था, यानी ऑप्शन ए का संबंध यहाँ पर 2 से है। फिर ऑप्शन बी दिया गया है टॉमस रो भारत कब आया था? तो टॉमस रो जो है भारत 1615 में और 1619 के बीच आया था, यानी ऑप्शन बी का संबंध यहाँ से ऑप्शन ए से है। यहाँ पर ऑप्शन थर्ड दिया गया है कि मनुची का संबंध यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ से है, यानी 1653 और 1708 के बीच जो है मनुची भारत आया था। और ऑप्शन डी रल्फ फिश दिया गया है, तो इसका संबंध जो है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड 1558 और 1586 के बीच ये भारत आया था, यानी ये ऑप्शन थर्ड सही है। तो इस प्रकार यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी हॉकिंस का संबंध सूची सेकंड के दूसरे से संबंधित है, बी का पहले से, सी का चौथे से और डी का तीसरे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद बहादुर शाह ने
किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो बख्त खान को बहादुर शाह ने यह खिताब दिया था, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है पांडिचेरी। पांडिचेरी में कौन आया था? तो सर्वप्रथम पांडिचेरी में फ्रेंच लोग आए थे, यानी यहाँ पर ए का संबंध दूसरे से फ्रेंच से है। ऑप्शन यहाँ पर बी दिया गया है गोवा। तो गोवा जो है, गोवा में सबसे पहले कौन आया? तो पुर्तगीज लोग आए या पुर्तगाली लोग आए, यानी बी का संबंध 3 से है। और सी ट्रांट के बार, तो ट्रांट के बार का संबंध जो है यहाँ पर डेनिश डच से है, यानी यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन से है। और सद्रास का यहाँ पर मिलान जो है 1 से है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी रूप में अनुवाद किया था? तो फारसी रूप में महाभारत का अनुवाद जो है शेख मुबारक ने किया था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी या कब की गई थी? तो असम की सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना 1839 में की गई, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए कि 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के पारसी थी। ये इंडियन स्पेक्टेट तथा वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्ष करता थे। ये कथन किसके बारे में सही है? तो ये कथन जो है बीएम मालाबारी के लिए सही है, यानी ऑप्शन सी बी यहाँ पर बीएम मालाबारी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है कि जवाहरलाल नेहरू ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1832 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, और उसका कारण आप यहाँ पर दिया गया है आर। गांधी इरविन समझौता 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। तो नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। इसकी उत्तर की व्याख्या देखते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया, अतः कथन गलत है। 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरे गोलमेज सम्मेलन 1932 में भाग लेना अंतर्निहित था। ये कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, क्रांतिकारियों के नाम। नाना साहब का संबंध किससे है, या नाना साहब जो है कहाँ के थे? तो नाना साहब का जो यहाँ पर संबंध है वो कानपुर से संबंधित है, यानी आप यहाँ पर ए का संबंध दूसरे से है। ऑप्शन बी दिया गया है नवाब हामिद अली खान। तो नवाब हामिद अली खान जो है दिल्ली के थे, इन्होंने दिल्ली में विद्रोह में सहायता प्रदान करी थी, यानी बी का ए से है। ऑप्शन सी है मौलवी अहमद उल्लाह। तो मौलवी अहमद उल्लाह का संबंध जो है तीसरे से है, यानी सी का तीसरा जो है होगा यहाँ लखनऊ से होगा। ऑप्शन डी मनीराम दीवान। तो मनीराम दीवान का संबंध असम से है, यानी यहाँ का डी का फोर्थ से इसका मिलान सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, पहले का दूसरा, बी का पहला
सी का तीसरा और डी का चौथा जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन है अब भारतीय अर्थव्यवस्था से। भारतीय अर्थव्यवस्था से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन सी, सशस्त्र विद्रोह जो है आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। यानी हम सशस्त्र विद्रोह करके हम जो है भारत में आपातकाल नहीं लगा सकते हैं। आपातकाल तभी लग सकता है जब बाह्य विद्रोह, मतलब कोई देश बाहर से हमें सशस्त्र आक्रमण कर दे, तभी हम पर विद्रोह या आपातकाल लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ऑप्शन बी, 58वां संशोधन 1978 के तहत इसको किया गया है। उसकी व्याख्या देखते हैं। 58वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा अनुच्छेद 394 का को जोड़कर संविधान में हिंदी के प्राधिकृत पाठ को प्रकाशित करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है अधिकरण सही सुमेलित नहीं है। अधिकरण का संबंध भाग 10 से नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 14 का अनुच्छेद 323 का तथा 323 खा में प्रशासनिक अधिकरण एवं अन्य विषयों के लिए अधिकरण का उपबंध किया गया है, जिसके अनुसार संसद विधि द्वारा संघ या किसी राज्य के अथवा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी निगम के कार्यकलाप, प्रशासनिक पदों एवं कर्तव्यों तथा विवादों, परिवादों या अपराधों के निस्तारण के लिए अधिकरण ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर पहला दिया गया है, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। बी दिया गया है कि संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो इसमें से कौन सही है? केवल पहला सही है। ऑप्शन बी दिया गया है पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी है ना तो पहला ना तो दूसरा सही है, और ऑप्शन डी है केवल दूसरा सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। यानी संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में पहला दिया गया है, 7वीं अनुसूची का संबंध सूची बी में किस ऑप्शन से है? तो 7वें अनुसूची का संबंध विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। यानी यहाँ पर सूची बी के ऑप्शन 3 से संबंधित है। फर्स्ट सूची फर्स्ट ए का संबंध। बी दिया गया है कि 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध सूची बी के फर्स्ट से भाषाएं से संबंधित है। ऑप्शन सी दिया गया है कि 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 9वीं अनुसूची का संबंध जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण से संबंधित है। तथा ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची का संबंध जो है दल परिवर्तन के आधार पर निहरता से संबंधित है। यानी ऑप्शन बी से संबंधित है। तो यहाँ पर सब मिलाकर ऑप्शन सी जो है सही है। पहला का संबंध तीसरे से, बी का संबंध पहले से, सी का संबंध चौथे से और डी का संबंध जो है दूसरे से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी है? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना ने मानव विकास को मान्यता दी है। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। आप यहाँ पे दूसरा दिया है कि जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई नीति को देहली निर्धारण भी करेगी।
यहाँ पे तीसरा दिया है कि राज्य सरकारों के पास वैट उगाही का विकल्प होगा यदि ये ऐसा चाहेंगे। तो दिया गया कि इसमें कौन सा सही है। ऑप्शन ए दिया गया है कि केवल फर्स्ट सही है, बी दिया गया है सेकंड सही है, सी दिया गया है दूसरा और तीसरा सही है, और डी दिया गया है पहला और दूसरा सही है। तो उत्तर डी पहला और दूसरा सही है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 101 विधेयक 122वां तथा अनुच्छेद 279वां ए के अंतर्गत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता संघीय वित्त मंत्री करते हैं और केंद्र के राजस्व या वित्त के प्रभारी राज्य मंत्री इसके एक सदस्य हैं। जीएसटी परिषद कर दर से छूट वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करेगी और नई कर नीति के दर का निर्धारण भी करेगी। यह कर प्रणाली वैट को प्रतिस्थापित करेगी तथा राज्यों के पास वैट मतलब मूल्य वर्धित कर उगाही का विकल्प नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता सहकारी मंडल स्थापित किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी सहकारी समितियों के निबंधक द्वारा और ऑप्शन सी केंद्र सरकार द्वारा तथा ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, अब हम लोग यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है, यहाँ पर सूची फर्स्ट में कार्यक्रम दिया गया है तथा सूची सेकंड में शुरू करने का वर्ष दिया गया है। इसका मिलान हमको करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? तो यह 1999 में शुरू की गई। यानी ऑप्शन सूची फर्स्ट के ऑप्शन ए का संबंध जो है सूची सेकंड के थर्ड से है, 1999 में है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना जो है कब शुरू किया गया? तो 1997 में शुरू किया गया। सी है, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया? तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 में शुरू किया गया, 89 में शुरू किया गया। और डी है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है कब शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया 2005 में। तो सब मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। दूसरा है, यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के प्रति पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करती है। यहाँ पर हमको सही ऑप्शन अब छांटना है। ऑप्शन ए दिया गया है, केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा दोनों सही है, और डी दिया गया है पहला कथन और दूसरा कथन सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी आंसर यहाँ पर सही है, केवल दूसरा सही है। यानी यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है, यानी ऋण प्रदान करता है खेती करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन एक है, फर्स्ट है, नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ है। बी दूसरा है, यह केवल कृषि के लिए साख की सुविधा प्रदान करता है। यहाँ पर हमें इसमें चुनना है कि ऑप्शन ए दिया गया है केवल पहला सही है, बी है केवल दूसरा सही है, सी है पहला और दूसरा सही है, और डी दिया गया है ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो यहाँ पर उत्तर पहला, नाबार्ड जो है संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था। तो सेबी अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर छांटिए। यहाँ पर सूची फर्स्ट में पहला दिया गया है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स का संबंध जो है संपत्ति विक्रय से संबंधित है, यानी सूची बी के ऑप्शन 4 से संबंधित है।
बी दिया गया है सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी, तो सेंट्रल एक्सरसाइज ड्यूटी फैक्ट्री निर्मित वस्तुओं पर लगाया जाता है, यानी बी का दूसरे से संबंधित है। सी दिया गया है कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी जो है आयात पर लगाया जाता है, यानी सी का तीसरे से संबंधित है। और कॉर्पोरेट टैक्स जो है ऑप्शन फर्स्ट यानी आय से संबंधित है। तो सब मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED पारित हुआ है। तो ये जो है सन 2006 में इसको पारित किया गया था। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम MSMED 30 सितंबर सन 2006 का पारित हुआ था। इस अधिनियम को अक्टूबर 2006 से लागू किया गया है। कब लागू किया गया? अक्टूबर 2006 से। अभी हाल ही में MSME की नई परिभाषा दी गई है, जिसमें आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु निर्माणी उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में विनियोग की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी है 10 लाख रुपए से ऊपर परंतु 25 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन सी है 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ऑप्शन डी है 5 करोड़ रुपए से अधिक परंतु 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, 25 लाख रुपए से ऊपर परंतु 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है विनिमय साध्य विलेख अधिनियम प्रभावकारी हुआ। तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो है 1882 में प्रभावकारी हुआ है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो जननांक संक्रमण कहते हैं जब ये घटने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण से देखेंगे। अर्थव्यवस्था से जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए, अब इससे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है सन 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित आंकड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत जो है 18.5% दिया गया है, ये सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 है, जो देश की संपूर्ण जनसंख्या का 16.51% है और यहाँ पर 18.5% दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है सर्वाधिक है, ये लोग सभी जानते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है, फिर जो है बिहार है, फिर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। कथन आर मतलब इसका व्याख्या दिया गया है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः परिवर्तित रही है। तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, यह सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है ए सही है किंतु आर गलत है और ऑप्शन डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की भारत जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था 2011 की जनगणना में? तो 2011 की जनगणना में आवर सेशंस आवर फ्यूचर जो है आदर्श वाक्य के रूप में लिया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई है, तो भूमंडलीय हेक्टेयर जो है पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जननांकीय संक्रमण को प्रत्यक्ष संबंधित रहा है। कारण आर दिया गया है कि वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। नीचे दिए गए कूटों को सही से उत्तर चुनिए। ए दिया गया है, आर तथा ए दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या की है, यह व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर सही उत्तर ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो उत्तर प्रदेश में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। उसके बाद केरल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, भारत में सन 2001 के पश्चात शहरीकरण में तीव्र वृद्धि हुई है। कथन आर है, भारत में मोबाइल संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति हो रही है। नीचे दिए हुए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को 2011 जनगणना के अनुसार उनके नगरीकरण के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा राज्यों के नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले जो है नगरीकरण के हिसाब से सबसे अधिक नगरीकरण जो है गोवा है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद तमिलनाडु है और सबसे लास्ट में यहाँ पर केरल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, तीसरा, दूसरा, चौथा, पाँचवां। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किसमें प्रदर्शित हुई है? यहाँ पर नगरीय पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, मुंबई एवं दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या प्रदर्शित हुई है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो भारत की जनसंख्या विश्व के प्रतिशत में 17.31% है। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर घोषित किया है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, काजीरंगा को जो है विश्व धरोहर के रूप में स्थापित किया है या विश्व धरोहर घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख प्लस के नगरीय समूह नहीं है? तो जो है ऑप्शन सी, ओडिशा में जो है 10 लाख प्लस के नगरीय समूह उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार भारत के पूरे भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों और पेड़ों से आच्छादित है? तो ऑप्शन बी 14.16% आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है? तो ऑप्शन बी सही है, 14 करोड़ हेक्टेयर जो है शुद्ध क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो ए मृत्तिका का जो है कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी और डी सही सुमेलित नहीं है, यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का संबंध जो है ना तो यहाँ पर राजस्थान से है और ना ही तेलंगाना से है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ में है तथा आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुंटूर
आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ में स्थित है? तो ऑप्शन बी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भितरकनिका गरान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है, यह वंशधारा और सुवर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। ऑप्शन बी है, यह पश्चिमी बंगाल में अवस्थित है। ऑप्शन सी है, फर्स्ट और दोनों सही है। ऑप्शन डी है, ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड सही है। तो इसका सही है उत्तर ऑप्शन डी, यानी ना तो फर्स्ट सही है ना तो सेकंड। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भितरकनिका उड़ीसा का गराने वन क्षेत्र में ग्रो वन, ब्राह्मणी एवं बैतरणी नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में दिया गया है कि सिमिलीपाल का संबंध किससे है? तो सिमिलीपाल का संबंध जो है मेघालय से है। नहीं सॉरी, यहाँ पर सिमिलीपाल का संबंध जो है ऑप्शन ए यानी हिमाचल प्रदेश से है। देहांग दिबांग का संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से है तथा नोकरेक का संबंध जो है मेघालय से है और कोल्ड डेजर्ट का संबंध जो है उड़ीसा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ताना झील से यह जो है नदी निकलती है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पोत निर्माण केंद्र यूएसए, ये पोत निर्माण केंद्र यूएसए दिया गया है और ये राज्य दिया गया है, इसमें हमको मिलान करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी कैमडेन जो है सही नहीं है। कैमडेन का संबंध यहाँ फ्लोरिडा दिया गया है, जबकि कैमडेन जो है कहाँ पर स्थित है? न्यू जर्सी में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूरब में सही क्रम है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है सही है। पश्चिम से पूरब के क्रम में पहले भूमध्य सागर आएगा, फिर काला सागर आएगा, फिर कैस्पियन सागर आएगा, फिर अरल सागर आएगा। इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के अंत में दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर नदियाँ दी गई हैं और ये कहाँ प्रवाहित होता है, इसको हमको मिलान करना है। तो ऑप्शन ए दिया गया है नीला कहाँ प्रवाहित होता है? तो आर्कटिक सागर में प्रवाहित होता है। अमूर प्रशांत महासागर में प्रवाहित होता है। टगरिस जो है फारस की खाड़ी में प्रवाहित होता है तथा माही आर्कटिक सागर में प्रवाहित होता है। यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, करीबाबाद निर्मित है। तो करीबाबाद जामबेबी नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो मिजोरम में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला मंत्रालय के रिपोर्ट के अनुसार 1/4/2014 को निम्नलिखित राज्यों के प्रमाणित कोयला भंडार की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है। सबसे ज़्यादा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश में, सबसे कम मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, प्राकृतिक साधन वे होते हैं जो किसी क्षेत्र में स्थित हैं तथा भविष्य में भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कथन आर दिया गया है, किसी वास्तविक प्राकृतिक संसाधन का विकास प्रौद्योगिकी एवं उत्पादन लागत पर निर्भर होता है। नीचे दिए गए यहाँ पर 4 कूट हैं, हमें इन कूटों में बताना है कौन सा कूट सही है इन दोनों कथनों को पढ़कर। तो पहला दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी दिया गया है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी दिया गया है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कौन जैविक संसाधन नहीं।
तो यहाँ पर शुद्ध जल जो है जैविक संसाधन नहीं है, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यान जो है इसका संवर्ग नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं, ऑप्शन भी सही है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं है, जबकि इसमें राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन तथा ग्राम वन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों सर्वप्रथम में सबसे बाद के कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और पार्क के नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट है साइलेंट वैली, सेकंड है जिम कॉर्बेट, तीसरा है काजीरंगा और चौथा है कान्हा। इनको जो है हमें कालानुक्रम के हिसाब करना है कि सबसे पहले कौन बना और सबसे लास्ट में कौन बना। तो जो है सबसे पहले जो है जिम कॉर्बेट बना, उसके बाद कान्हा बना, कान्हा मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद तीसरा जो है काजीरंगा बना, सॉरी काजीरंगा नहीं, साइलेंट काजीरंगा, हाँ काजीरंगा बना, फिर साइलेंट वैली बना। यानी ऑप्शन यहाँ पर डी सही है, दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। पहला है जल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है नाभिकीय ऊर्जा, चौथा है डीजल। तो इन्हें भारत में ऊर्जा उत्पादन के कुल प्रतिस्थापित क्षमता में उनके प्रतिशतता 30 सितंबर 2016 के अनुसार और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें मैं सुमेलित यहाँ पर ऑप्शन बी गेहूँ सही सुमेलित नहीं है। गेहूं का संबंध शुष्क सम्राट से नहीं है, या शुष्क सम्राट इसका कोई बीज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से है। इसको पढ़ने का हम कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो हैं हमेशा बदलती रहती हैं। मुख्यतः 6 महीने या 1 साल से अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का पढ़ने का कोई यहाँ पर महत्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बाद मानसिक योग्यता आता है, तो मानसिक योग्यता को भी यहाँ पर भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मानसिक योग्यता में सवाल को संबंधित है, रीजनिंग सवाल से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के रूप में उत्तर प्रदेश विशेष है। तो उत्तर प्रदेश से विशेष जितने भी क्वेश्चन RO 2016 में आए थे उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2015-16 में भारत का कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी अजमत अली खान का संबंध जो है पखावज से दिखाया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। अहमद अली खान एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, जिनको भारत सरकार द्वारा 1991 में कला के क्षेत्र में, किसमें, कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ये दिल्ली से हैं। इनके पिता उस्ताद हाफिज अली खान ग्वालियर राज दरबार में प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो नवाबगंज का संबंध इलाहाबाद यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही है। नवाबगंज पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद में स्थित है। इसका नाम बदलकर अब चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो उत्तर प्रदेश के जो है इलाहाबाद में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? तो यह साक्षरता दर कितनी, साक्षरता, तो ऑप्शन सी 67.68% जो है साक्षरता दर है यूपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों के क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का इसमें चौथा स्थान है। पहले पर राजस्थान है, दूसरे पर मध्य प्रदेश है, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है,
किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी? तो 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को इसके लिए जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मार मृदा जो है पाई जाती है, यहाँ ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेले का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन सी गोवर्धन पर, गोवर्धन जो है स्थान है, वहाँ पर आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गोवर्धन मथुरा वृंदावन में स्थापित है, वहीं पर इसका जो है आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में जिला दिया गया है और सूची सेकंड में उसके उत्पाद दिए गए हैं, इसको हमको मिलाना है। पहला दिया गया है अलीगढ़। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? तो अलीगढ़ जो है ताले के लिए फेमस है, यानी यहाँ पर ऑप्शन बी ताला जो है सही है। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर चूड़ियाँ सही है। मुरादाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो मुरादाबाद यहाँ पर पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन सी का तीसरा। तथा टांडा जो है विद्युत करघा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। टांडा में खास तौर पर लुंगी बनाए जाते हैं, इसलिए ये टांडा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? 4 को ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए मीर, बी अमीर खुसरो, सी फिराक और डी है गालिब। तो यहाँ पर ऑप्शन डी गालिब, मिर्ज़ा गालिब का जन्म जो है आगरा में हुआ था। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब का जन्म 1797 में आगरा में हुआ था। इनका वास्तविक नाम मिर्ज़ा असद उल्लाद बेग खां था। उन्हें उर्दू का सर्वकालिक शायर माना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म एटा में तथा फिराक का जन्म जो है गोरखपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है? तो ऑप्शन ए लखनऊ में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी स्थापना कब की गई थी? ललित कला अकादमी की 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी? तो यहाँ पर ऑप्शन बी रहीमुद्दीन खान ने जो है शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? तो श्रीमती सुचिता कृपलानी जो है उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, 140वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी जो है सही सम्मिलित नहीं है। लखीमपुर खीरी का यहाँ पर दिखाया गया नक्काशीदार काष्ठ शिल्प, जो कि गलत है। नक्काशीदार काष्ठ शिल्प कला सहारनपुर एवं मुरादाबाद में महत्वपूर्ण रूप से प्रचलित है, वो लखीमपुर में प्रचलित नहीं है। ये था हमारा सहायक समीक्षा अधिकारी सन 2016 के प्रथम प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर, कमेंट और लाइक करें तथा जो लोग नए हों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।